जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है दोस्तों। तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए किरण पब्लिकेशन के तरफ से जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 निकाला गया है उसका आज हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम 3 में आपका कुल 20 सेट दिया गया है। उससे पहले वॉल्यूम 1 और 2 निकाला जा चुका है, ये लेटेस्ट पर है। आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रैक्टिस सेट उत्तर व्याख्या के सहित इसमें दिया गया है। तो हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, समान अध्ययन पे चलते हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें। और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक है उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसे भी मामला हो प्रतिपाल्य को 10 वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों कह रहा है कि भाग 4A के अनुसार माता पिता या अभिभावक बच्चों के प्रतिपाल्य कितने वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु के। देखिए दोस्तों भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A में इसकी चर्चा है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य था और ये 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है कि कारक लागत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, सही है। यानी कारक लागत पर एनएनपी को दोस्तों एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय घरेलू आय से संबंधित अवधारणा है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि क्यूएनपी में देश के स्वामित्व वाले उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित आउटपुट शामिल है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि घरेलू स्तर पर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से जीएनपी जीडीपी से अधिक प्रासंगिक है। दोस्तों ये 3 सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यही आपका गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओम बिरला, जो वर्तमान में भी आपका ओम बिरला ही लोकसभा का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। बताइए कि किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा है। देखिए दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की चर्चा है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 44 में आपका भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की चर्चा है। और गोवा एवं उत्तराखंड भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर
आपका समान नागरिक संहिता लागू है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि पावापुरी का संबंध है, बताइए कि पावापुरी का संबंध किससे है। तो भगवान महावीर के जन्म स्थली है, गलत है। भगवान महावीर का जन्म स्थली पावापुरी में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का निवारण क्षेत्र यही सही है, यानी भगवान महावीर का मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ था। दोस्तों 72 वर्ष की आयु में 478 ईसा पूर्व में आपका महावीर स्वामी का निधन हो गया था, जो पावापुरी में मल्ल राज्य शक्तिपाल के महल में मृत्यु हो गई थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रावण पूर्णिमा शुक्ल को। याद रखिए दोस्तों कि श्रावण पूर्णिमा शुक्ल को रक्षाबंधन पड़ता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सही कथन को पहचान करें। यहाँ पर सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि मूल्यह्रास अप्रत्याशित अप्रचन है, जो कि गलत है। पूंजीगत हानि अप्रत्याशित अप्रचलन है, सही है। किसी दिए गए वर्ष के दौरान मध्यवर्ती सामान पूरी तरह से उपयोग हो जाता है या फिर बेच दिया जाता है, यह भी गलत है। यानी केवल ऑप्शन 2 आपका सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 नंबर का रहा है कि माई डेज निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, बताइए कि माई डेज किसकी आत्मकथा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आर.के. नारायण। याद रखिएगा दोस्तों, आर.के. नारायण के द्वारा माई डेज लिखा गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा रीट है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, तो इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस। यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ सशरीर उपस्थित होना। और रीट की चर्चा आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट निकालता है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के शासक डैश के शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम डैश के शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो मिर्जा हकीम कहाँ के शासक थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 काबुल के। याद रखिएगा दोस्तों कि मिर्जा हकीम काबुल के शासक थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी देश की सेनाएं सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेगी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कि किस देश की सेनाएं का सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 रूस की सेनाएं सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेगी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का सीरी किला निम्नलिखित में किस वास्तु किला का प्रतीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि नई दिल्ली में सीरी किला किस वास्तु कला का प्रतीक है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा इस्लामी वास्तुकला की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, कह रहा कि कौन सी संस्था क्रिकेट मैचों के संचालन और नियंत्रण करती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
कि कौन सी संस्था आपका क्रिकेट मैचों का संचालन और नियंत्रण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आईसीसी। आप लोग ने नाम सुना ही होगा। और आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष जय शाह है और इसकी स्थापना 1909 में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका सही उत्तर होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यानी भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष संरक्षण की बात करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस अनुच्छेद में आपका कानून के समक्ष समानता की चर्चा है? बताइए इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14 ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में दिया गया है, जो 12 से 35 अनुच्छेद में निहित है। तो ये सब भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार होता है। बताइए कि पिच का आकार क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होता है 22 गज और मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर गुणे 10 फीट। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। सत्रह कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। पहला है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में राज्य के 6 नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा। अगला कह रहा है कि 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नए अनुच्छेद प्रत्याशित किया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ कथन सत्य को चुनना है, तो सिर्फ यहाँ कथन बी ही आपका सत्य है, जबकि ए आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल बी सत्य है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की भारत में पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के उद्घाटन समारोह में। याद रखिएगा दोस्तों कि बीएचयू के बनारस उद्घाटन समारोह में ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्ध कदाचार और असमर्था के वजह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि
साल्ट लेक सिटी स्टेडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये कोलकाता में स्थित है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सजा देता है, तो दिए गए श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आगे देखते हैं किस प्रकार के अधिकार को क्षेत्र को लागू किया जा सकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134, यानी 134 में आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार का चर्चा है, ये फैक्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन किस कंपनी को प्रदान किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा इन्फोसिस। याद रखिएगा दोस्तों, AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 इन्फोसिस कंपनी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप पठार का भाग कहलाता है। बताइए कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग का क्या नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा कि केंद्रीय उच्च भूमि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग का नाम केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि कलामंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताइए कि कलामंडलम गोपी को किस नृत्य के लिए पद्मश्री नवाजा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कथकली। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्फिंस्टीन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे। बताइए कि एल्फिंस्टीन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बॉम्बे के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण भारत में जब बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों MBT। और बहमनी साम्राज्य का स्थापना आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे जफर खान के भी नाम से जाना जाता है, 1347 में आपका बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है। पहला कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया गया, यह गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। 1866 के सारण जिला के 2 भागों में बांटा गया, ये गलत है। 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है, ये भी गलत है। यानी उपयुक्त माने सभी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 होगा।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कच्ची घोड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में किसका उपयोग मृदा बांधने की मशीन के रूप में किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसका उपयोग मृदा बांधने की मशीन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइटा का उपयोग मृदा बांधने के मशीन के रूप में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 30 नंबर की पुलकेशिनी द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह डैश राजवंश से संबंधित था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पुलकेशिनी द्वितीय आपका किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर होगा चालुक्य वंश से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31 नंबर का रहा है कि जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश के लिए खेलते हैं। बताइए कि जेम्स एंडरसन किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी था। बताइए ये उस टाइम का करंट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड के। अगला देखिए 32 नंबर का रहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा 1/4, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि नई आर्थिक नीति को किस नाम से भी जाना जाता है। बताइए कि नई आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा कि नए आर्थिक सुधार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि नई आर्थिक नीति को नए आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन 35 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना छोटे सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों और गैर कृषि क्षेत्रों के व्यक्तियों के संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए है। बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, यानी आपका एमएसपी छोटे कृषि व्यवसाय उद्योगों के लिए मुक्त ऋण के लिए कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा PMMY, राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 36 का रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर उदय शंकर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र है जहां प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि सप्त सिंधु का कौन सा भाग नहीं, यानी कौन सी नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 भागीरथी आपका सप्त सिंधु से संबंधित नहीं है, बाकी परुष्णी नदी, वितस्ता और अस्कनी नदी सप्त सिंधु से संबंधित है दोस्तों। आपका परुष्णी नदी आज के डेट में रावी कहलाती है, अस्किनी नदी आपका चिनाब कहलाती है और शत्रुदी नदी सतलज कहलाती है, वितस्ता नदी झेलम कहलाती है और बिपाशा नदी ब्यास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि विदेशिया नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बताना है दोस्तों कि सही नहीं है आपका।
पहला कह रहा है कि विदेशिया नृत्य बिहार राज्य के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है, सही है। दूसरा कह रहा है कि विदेशीय नाटकों के रचयिता बिहार के भिखारी ठाकुर है, ये भी सही है। कभी कभी विदेशिया का स्वर व्यंग्यात्मक होता है, ये भी सही है। 3 सही है तो एक गलत होगा दोस्तों कि इस नृत्य नाटक में पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते हैं, ये गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की चौथी योजना की विशेषता नहीं है। आपको नहीं बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं थी। देखिए दोस्तों, इसके दोहरे उद्देश्य थे स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति उपलब्धि। और दूसरा कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। आइए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। अगला कह रहा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की आगमन एक महत्वपूर्ण समस्या थी, सही है। और वो दोनों भी सही है। योजना की बड़ी सफलता माना जाता है, ये गलत है। आपका योजना की बड़ी सफलता नहीं माना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चला था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और उसी टाइम आपका 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रवेश द्वार। आपका स्तूप वास्तुकला में तोरण का अर्थ हो जाएगा प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि स्वीडन के लिकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित केवल एक परमाणु मोटी सोने की शीट का नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा गोल्डीन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मैग्मा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। बताइए कि मैग्मा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। पहला कह रहा है दोस्तों कि अटलांटिक क्षेत्र के अत्यधिक गर्म पानी के झरने, गलत है। पृथ्वी के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल, ये सही है कि मैग्मा को पृथ्वी के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 43 नंबर कह रहा है कि बारदौली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बारदौली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदौली के महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से कब जाना जाने लगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2015 से आपका योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 से आपका योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि 45 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन झांसी की रानी रेजिमेंट की भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
कि कौन झांसी की रानी रेजिमेंट के भर्तीकर्ता, करवाहक और सेनापति था? उषा मेहता, भीखाजी कामा। अगला दो ऑप्शन देखते हैं, सुचेता कृपलानी कि लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, लक्ष्मी स्वामीनाथन आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि राजस्थान में पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही होगा राजस्थान के पुष्कर मेले से संबंधित। तो पहला ऑप्शन है कि पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे मवेशियों को प्रदर्शन को बढ़ावा देना, गलत है। दूसरा कह रहा है दोस्तों, पहला सही था, यह त्यौहार नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है, सही है। पुष्कर त्यौहार आपका नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। यद्यपि यह पर्व पशु उत्सव है, लेकिन मेले में पशुओं की खरीद बिक्री वर्जित है, गलत है। खरीद बिक्री कर सकते हैं, यानी एक ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 48 नंबर की भारत के उत्तरी राज्य में फसलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह खरीफ फसल से संबंधित है? बताइए कि कौन सा खरीफ फसल होगा दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे कि चावल, मक्का, बाजरा ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और यहीं पूछे रबी फसल का, तो गेहूँ, मटर, चना, राई, सरसों ये सब आपका रबी फसल का उदाहरण होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा कि मिल्खा सिंह। याद रखिएगा दोस्तों कि द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह आरोही क्रम यानी घटते क्रम में कौन सा सही होगा? बताइए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का घटता क्रम से जाना है, कौन सा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों? तो सबसे आपका बड़ा हो जाएगा गया क्वेश्चन के अनुसार, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। याद रखिएगा दोस्तों कि अवरोही क्रम में सजाना था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 कह रहा है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश। बताइए कि क्या होगा? बढ़ता, घटता, घटता, बढ़ता। बताइए कि खाली स्थान में क्या आएगा? तो दोस्तों देखिए, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक की परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह यौगिक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक X क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है?
कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक धुएं ये भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब प्रकाश की एक महीन किरण एक छोटे से छिद्र के माध्यम से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। सही बताना है कि धारावाही परिनालिका के लिए कौन सा कथन सही होगा। पहला कह रहा है कि इसका उपयोग मृद लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यह क्षण चुंबक के भांति कार्य करता है, ये भी सही है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रिक वृत्त होती है, ये गलत है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। बताइए कि ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, औषधि और विषों का निवारण या जटिल स्राव का संश्लेषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा लिपिड का संश्लेषण। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा औषधि और विषों का निर्विषीकरण। याद रखिएगा दोस्तों। ACR का फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण के द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि असंतुलित समीकरण द्वारा दिया गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कितना जल और कितना कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं, यानी इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा देखिए ऑप्शन 3 6 और 6, यानी 6 जल के अणु भाग लेते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हम। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादन डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। बताइए कि क्लोरो एल्कली में कौन से 3 उत्पादन उत्पन्न होते हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्लोरो एल्कली में आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रभाव की दिशा को उलट देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो इसका सही उत्तर होगा विभक्त विलय, यानी स्प्लिट रिंग। याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत मोटर में विभक्त विलय धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये गलत है।
तीसरा कह रहा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये सही है। यानी इसका राइट आंसर 1 और 3 सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बल्ब के फिलामेंट को क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 61 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस प्रकार का प्रतिबिंब आपका पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दा पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। यानी आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया दोस्तों, और वास्तविक में बड़ा हो या छोटा हो दोनों प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी ए एंड बी इसका दोनों सही उत्तर है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा उपास्थ्यों के छल्ले, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण के बराबर होगा। बताइए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री। देखिए दोस्तों, यदि आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 नंबर कह रहा है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में श्वसन की आवश्यकता होती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही होगा पाइरूवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा के रूपांतरण के लिए आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा, जबकि पाइरूवेट के इथेनॉल में रूपांतरण के लिए नहीं होता है, ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण के लिए भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि ओम के नियम का सही गणितीय रूप का निरूपण कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा V बराबर IR। याद रखिएगा दोस्तों कि V बराबर I इंटू R, जो ओम के सही गणितीय रूप है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु और कवक। याद रखिएगा दोस्तों कि कवक और जीवाणु पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, यानी आपका बैक्टीरिया और फंगी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 67 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बताइए कि किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। फ्यूज को विद्युत तार से जोड़ा जाता है, यह भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए,
गलत है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 69 नंबर कि यदि किसी सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा होगी। बताइए कि ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर आपका W/Q। Q का मान दिया है 0.5 कूलम और देखिए दोस्तों W का मान दिया है 1.5। तो आप ऊर्जा निकाल लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 0.75 जूल। आपका V का मान दिया है 1.5, Q का मान दिया है 0.5। तो W यानी ऊष्मा का मान निकाल लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा असंजक बल। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर कि पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनंत होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल आपका अनंत हो जाएगा दोस्तों। और आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, T बराबर 2π√L/G होता है, जहाँ T आवर्तकाल को दर्शाता है। G का मान देखिए दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा और विषुवत रेखा पर कहे तो कम हो जाएगा दोस्तों, और पृथ्वी के केंद्र में कहे तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर की घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला कौन सा क्वार्ट्ज है। तो इसका सही उत्तर होगा SiO2। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 16 है। याद रखिएगा दोस्तों कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि 8 का नियम द रूल ऑफ 8 किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बताइए 8 का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कोसले और लुईस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर कि CH3 CH2 और OH CH3O और CH3 यदि यौगिक A और B में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है तो यौगिक B एक है। बताइए यौगिक B क्या है। देखिए यौगिक B को आप ईथर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा दोस्तों। CH3O और CH3 को आपको ईथर कहते हैं, जहाँ O लगा है ईथर से संबंधित है। देखिए दोस्तों आगे आपका 76 नंबर से आगे मैथ और रीजनिंग दिया है। हम PDF सेंड कर देंगे आपका टेलीग्राम चैनल पर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन के साथ आप लोग को चाहिए तो एक नेक्स्ट अलग सा वीडियो बना देंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।